कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों और मैं बता दूं कि मैं भी ठीक हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अपने केस स्टडी के सेशन के साथ। आज हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है केस स्टडी नंबर 46। कौन कौन से चैप्टर से डील करता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रेरा चैप्टर से डील करता है ये। इसके अंदर हम फेमा के प्रोविजंस के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पीबीटीए एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में भी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला पैराग्राफ जो हमसे बोलता है उसमें ये बोला जाता है कि मोहित और रोहित दो भाई हैं। ठीक है, भाई कह लो, कुछ भी कह लो, दोस्त कह लो, कुछ भी कह लो। उन्होंने एक कंपनी बनाई है SHPL, जिसको हम प्यार से बोलेंगे स्वीट होम्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं प्यार से SHPL बुलाऊंगा जब भी मैं इस क्वेश्चन में बात करूंगा। ठीक है, उन्होंने एक कंपनी खोली है या स्टार्टअप कह लो, स्वीट होम्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दोनों दोस्तों ने मिलकर, और दोनों के दोनों इस कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं। ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ हमसे ये बोलता है कि SHPL जो होता है उसका काम ये है कि वो प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल घर। ठीक है, सबको अफोर्डेबल घर प्रोवाइड करेगा, और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम जो रखा है वो हमारा घर रखा है। क्या रखा है? हमारा घर रखा है। ठीक है, उसका नाम ही हमारा घर रखा है। ठीक है, और अब इस स्टार्टअप के लिए वो लोग क्या करने गए हैं, वो लोग चंदा इकट्ठा करने गए। चंदा इन अ सेंस कि जैसे कि पैसा, इन्वेस्टर से पैसा लेने गए हैं। तो उसमें से एक मिस्टर कपिल हैं जिन्होंने 1.5 करोड़ के आसपास जो है 1.5 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, उसमें स्टार्टअप में। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो बेस बनाया गया कि उनका क्या क्या काम है। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा घर जो है उसके अंदर बताया गया कि क्या क्या है। 18 अपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, टोटल एरिया जो होगा उसका 500 स्क्वायर मीटर्स का होगा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ 6 लेग्स ऑफ 3 फ्लोर्स ईच। ठीक है जी, ओके, ये भी समझ आ गया मुझे। इसके बाद अगला पॉइंट हमसे कहता है कि लैंड जो होती है फॉर द प्रोजेक्ट हमारा घर वो खरीदी गई। ठीक है, मिस्टर वर्मा से। किससे खरीदी गई? मिस्टर वर्मा से जो है लैंड खरीदी गई, जिसके ऊपर हमारा घर का प्रोजेक्ट काम करेगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर ऊपर फ्लैट्स वगैरह बनाए जाएंगे उस लैंड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर वर्मा जो है वो असिस्ट कर रहा है कि आपको 90 लाख रुपीज़ का जो लैंड खरीदा गया है वो उसमें से हाफ अमाउंट जो है वो चेक में पे करे और हाफ अमाउंट जो है कैश में पे करे। लेकिन मिस्टर मोहित ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। ठीक है जी। इसके बाद अगला पैराग्राफ हमसे कहता है कि मिस्टर मोहित ना उनसे ज़्यादा, मतलब क्योंकि डील अच्छी थी तो ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहता था, और अल्टीमेटली मिस्टर वर्मा ने एक शर्त रखी कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें कैश में नहीं देना तो तुम एक काम करो, मेरी एक 1% कंपनी है, OPC है, उसमें उसके नाम पे दे दो चेक। ठीक है, 90 लाख का। तो इस बात के लिए मिस्टर मोहित जो है एग्री कर गए। मिस्टर मोहित एग्री कर गए। उन्होंने बोला ठीक है, आपके पर्सनल नाम पर ना देकर मैं OPC कंपनी के नाम पर, जो भी आपकी 1% कंपनी है उसके नाम पर चेक दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर क्या हुआ, आप जो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स था, दैट इज ACIT ऑफ जो हमारा इनकम टैक्स है। ठीक है, ACIT दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का नोटिस आता है, शोकोज नोटिस आता है मिस्टर किसके पास? वर्मा के पास, कि क्यों इस आपकी प्रॉपर्टी जो आपने बेची है उसको PBTA क्यों ना माना जाए, इसका जवाब दो। ठीक है जी, यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमें पता चलता है कि SHPL जो स्वीट होम्स कंपनी है जिसका हमारा घर का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसने क्या किया, एक आर्किटेक्ट बेस्ड कंपनी थी जो इटली में थी। ठीक है, स्क्वायर कंसल्टेंसी के नाम पे उनको जो है एज अ आर्किटेक्चर अपॉइंट किया। ठीक है, और उनको $4,000 पे करेंगे ये, ऐसा उनके साथ बात हुई और उन्होंने बिल भी रेज किया $4,000 का। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया हमें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस वाले पैराग्राफ में कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स वगैरह बता रखा है। कह रहा है ईच अपार्टमेंट जो है उसका जो एरिया है 70 स्क्वायर मीटर का है, जो कारपेट एरिया है उसका 70 स्क्वायर मीटर का है, ये बात ध्यान रखना, इंक्लूडिंग इंटरनल पार्टीशन वॉल्स जो 3% ऑफ द ग्रॉस एरिया है। ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द बालकनी जो 2 स्क्वायर मीटर्स का है। सिंस सेड अपार्टमेंट्स आर द पार्ट ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स, हैंस सेल प्राइस जो है वो 30,000 पर स्क्वायर मीटर रखा गया। क्या रखा गया? 30,000 पर स्क्वायर मीटर, जबकि मार्केट में जो है 45,000 to 50,000 पर स्क्वायर मीटर चल रहा है। ठीक है जी, द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की 3 करोड़ की आई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर आपसे बोला जाए तो क्या है? 3 करोड़ रुपीज़ का। तो ये समझ आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके जहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी सॉइल की टेस्टिंग हो गई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने लीगल एस्पेक्ट्स को चेक कर लिया, एग्रीमेंट वगैरह हो गया, एस्क्रो अकाउंट मेंटेन हो गया, उसमें पैसा डाल दिया गया, वेंडर्स वगैरह सेलेक्ट हो गए और सब कुछ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, होम एडवाइजर ने क्या किया, एक रियल एस्टेट एजेंट को जो है अपॉइंट किया। रियल एस्टेट एजेंट से मतलब मिलान किया, मतलब दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि वो जो हमारा घर है उसके प्रोजेक्ट्स के फ्लैट्स वगैरह को बेचने में उनकी मदद करेगा। ठीक है, किस दिन मिले वो? 11 नवंबर 2019 को मिले। ठीक है, क्यों ये डेट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, कब मिले वो? 11 नवंबर 2019 को मिले। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ, अगले पैराग्राफ में ये बोला गया, होम एडवाइजर ने स्टार्ट किया कि भाई अब नए बंदे स्वीट होम्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए नए लोगों को ढूंढना, और उसने फटाफट से 4 क्लाइंट भी ढूंढ लिए और उनसे एडवांस भी ले लिया। ठीक है,
ये भी बात सही हो गई। इसके बाद एप्लीकेशन फाइल करी जाती है किसके द्वारा, एसएचपीएल के द्वारा रेरा के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। कब, 15 नवंबर को। अच्छा, अब मैंने ऊपर आपको एक डेट बताई थी कि 11 नवंबर को ही रियल एस्टेट एजेंट्स को उन्होंने हायर किया था और रियल एस्टेट एजेंट ने उनके घर बेचने भी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो रजिस्टर्ड कब हुए हैं, 15 नवंबर 2019 को। अगर आपको रेरा चैप्टर याद हो तो रेरा चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ वही घर बेचेंगे जो हमारे रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं पर्सन के घर बेचेंगे जो रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर ये वाला प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ऊपर वाली पॉइंट आपको बताई थी कि वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो डेट ध्यान में रखने के लिए बोला था। ठीक है जी। अब इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी रेरा के पास और रेरा ने उसको अप्रूव भी कर दिया 2 दिसंबर 2019 को। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद क्या हुआ, स्वीट होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन बिगेन किया और 100% उसके सारे घर बिक गए। ठीक है, 18 अलॉटीज, 18 बायर थे, क्योंकि 18 फ्लैट्स थे, अपार्टमेंट था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें 18 अलॉटीज हैं, 18 बायर्स हैं जो हमारे टोटल हैं। ठीक है, बट 20 जनवरी 2020 को क्या हुआ, कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करनी थी उनको। ठीक है, किसको सर्टेन मॉडिफिकेशंस करनी थी, एसएचपीएल को कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करनी थी। अब क्योंकि इंजीनियर ने बोला था ऐसा, ठीक है, अपने मन से नहीं, इंजीनियर ने बोला था, लेकिन जो अलॉटीज थे, मेजॉरिटी ऑफ द अलॉटीज जो है उससे खुश नहीं थे। ठीक है, और अलॉटीज ने ये बोला कि हम इस बात से खुश नहीं है कि जो आप चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि हमने जो घर खरीदा था हमें तो वैसा ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेट्स सी कि एमसीक्यूज में क्या क्या बोला गया। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है कि कारपेट एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है और कितना कारपेट एरिया हमारे घर का माना जाएगा। तो कारपेट एरिया की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताई थी सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑफ द जो भी रेरा एक्ट हम पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने आपको बता दी थी। तो मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था कि कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं। तो अगर उस डेफिनेशन से जाएँ तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कारपेट एरिया, टोटल कारपेट एरिया 70 है। इसमें हमारा जो इंटरनल पार्टीशन है, तो वहाँ पर आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनल पार्टीशन तो इंक्लूड होगा कारपेट एरिया में, तो मतलब इसको तो माइनस नहीं करना, लेकिन जो हमारा बालकनी का एरिया होता है वो उसमें से एक्सक्लूड होता है। तो जब आप कारपेट एरिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ें उसमें से एक्सक्लूड है, कुछ चीज़ें उनमें इंक्लूडेड है। तो जो हमारा इंटरनल पार्टीशन है वो तो इंक्लूडेड है, लेकिन बालकनी उसमें से एक्सक्लूडेड है। तो आपको क्या करना है, 70 में से 2 स्क्वायर मीटर माइनस करना है, तो कारपेट एरिया कितना होगा, 68 हो जाएगा। देखो पेपर में ये बात याद रखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपके पास कारपेट एरिया की डेफिनेशन होगी, आप फटाफट से कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर जो है सी हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमसे कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग हु कैन बी द इनिशिएटिंग ऑफिसर अपार्ट फ्रॉम एसीआईटी, मतलब एसीआईटी के अलावा कौन इनिशिएटिंग ऑफिसर हो सकता है। अगर आप पीबीटी एक्ट खोलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर जो होता है, डिप्टी कमिश्नर जो होता है हमारा, डिप्टी कमिश्नर भी बन सकता है, जो असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा जो हमारा अटैचमेंट कर सकता है प्रॉपर्टी की। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि कितने लोगों की अप्रूवल चाहिए अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं घर में। तो जब आप सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है 2/3 ऑफ द अलॉटीज की अप्रूवल चाहिए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आपने चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है, उसके बाद ही एक बार एटलीस्ट सुन रखिए वीडियो, नहीं तो आप मेरी वीडियो जाके सुन लीजिए और उसके बाद आके इसको सुनिएगा। ठीक है, तो 2/3 ऑफ द अलॉटीज की चाहिए होती है, और 18 का 2/3 अगर आप देखेंगे तो 12 होता है, तो एटलीस्ट 12 अलॉटीज की अप्रूवल चाहिए होती है। दैट्स इट। इसके बाद कहता है हाउ मच कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसल्टेंसी चार्जेस विच कैन बी रेमिटेड बाय एसएचपीएल विदाउट आरबीआई अप्रूवल। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना आरबीआई के अप्रूवल के बिना कितना डॉलर्स में आप रुपए दे सकते हो, तो मैं आपको बता दूं डी ऑप्शन है, यूएस डॉलर जो हमारा 1 करोड़ है उतना आप दे सकते हैं। फेमा के प्रोविजंस आप पढ़ते हैं जब शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज़ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो है इसके अंदर दिख जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़, शेड्यूल 2 बोल दिया मैंने गलती से, शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ में आरबीआई के अप्रूवल के बाद दे सकते हैं, शेड्यूल 2 में तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद 5th पॉइंट आता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो अप्रूव करती है या रिजेक्ट करती है एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। तो भाई अगर इसने एप्लीकेशन कब फाइल करी थी मैं आपको बता दूं, कब फाइल करी थी, 15 नवंबर को, तो 15 दिसंबर तक इसको अप्रूवल हो जाना चाहिए। कब तक हो जाना चाहिए, 15 दिसंबर तक अप्रूवल हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर भी 15 दिसंबर ही है। ठीक है, 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, तो भाई 15 नवंबर से 15 दिसंबर हमारी डेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैन द एक्ट of the offering apartment prices lower than the prevailing prices of the market by SHPL in the stated case concluded as predatory price। predatory price मतलब lower than cost। क्या उसे predatory price बोलेंगे? predatory का प्राइस का मतलब होता है जब आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करते हैं और अपना माल कॉस्ट से भी नीचे पे बेचते हैं, तो उसे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाता है एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो क्या ऐसा SHPL के केस में होगा? आप खुद लेमैन की तरह सोचिए, बिना एक्ट पढ़े भी तो आप बोल सकते हैं कि नहीं,
ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने कॉस्ट से सस्ते में तो बेच ही नहीं रहा। कॉस्ट उसकी 3 करोड़ की लग रही है, और आपका जो प्रोजेक्ट बेच रहा है, मैं आपको बता दूं 18 उसके फ्लैट्स हैं, ठीक है, 68 उसका कारपेट एरिया है, मल्टीप्लाई बाय 30,000 रुपीज़ इसका वो बेच रहा है, तो ये कम से कम 3.672 करोड़ समथिंग कुछ आता है। तो वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, 3 करोड़ का, तो ये उससे ऊपर जा ही नहीं रहा, मतलब 3 करोड़ से नीचे है ही नहीं। तो जब कॉस्ट से नीचे ही नहीं है तो प्रीडेटरी प्राइस ही नहीं है, तो अब्यूज़ की तो बात ही नहीं आती उसके अलावा, ठीक है। जब प्रीडेटरी प्राइस ही नहीं है तो ये क्वेश्चन ही हमारा जो है, जो पूछा गया आप सीधा जवाब लिख दोगे। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसका आंसर आपको मैं बता दूं पेज नंबर 1.22 पे आपको मिल जाएगा प्रीडेटरी प्राइस का मतलब, और उसके साथ साथ आप ये जो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करके वो आप करके दिखा देंगे तो आपका इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। नीचे यही सॉल्यूशन दे रखा है आईसीए ने भी। इसके बाद 7th क्वेश्चन क्या आता है, 7th क्वेश्चन कहता है इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस इशूड बाय द ACIT मिस्टर वर्मा appeared in the office of ACIT. The ACIT compelled Mr. Verma to produce books of accounts and record evidence on affidavits, to which Mr. Verma tried to avoid by stating that the same could not come under the powers of the ACIT. Explain powers of the authority. भाई अथॉरिटीज़ के पास सिविल कोड की सारी पावर होती हैं, ठीक है। अगर आपको ये बात पढ़नी है तो आप सेक्शन नंबर 19 में अगर आप जाएंगे पेज नंबर 6.22 पे PBTA एक्ट के, तो वहाँ पर आपको ये बात दिख जाएगी कि सिविल कोड की सारी पावर होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे याद रखता हूँ, करवाया था मैंने जब चैप्टर भी पढ़ाया था, डाइस की पावर, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इशूइंग द कमीशन, कंपेलिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाने की पावर उसके पास होती है, सिविल कोड के पास होती है, और ये पावर भी ACIT के पास होती है, क्योंकि अथॉरिटी है वो भी, और उसके पास पावर होती है एज पर द PBT एक्ट। तो इसका आंसर आपको जो है पेज नंबर 6.22 पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, SHPL जो है वो ऑफर्ड करता है अपार्टमेंट एट प्राइस 30,000 पर स्क्वायर मीटर ऑफ द सुपर बिल्डअप एरिया। In this the correct method of pricing under the Real Estate Regulation and Development Act 2016, what can be the price of the apartment and how much the advance money। तो भाई सबसे पहले जब आप एक्ट पढ़ते हैं तो आपको मैं वहाँ पर बता दूँ, वहाँ सिंपली फॉर्म में लिखा हुआ है कि कारपेट एरिया के बेसिस पे जो है वो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, कारपेट एरिया के बेसिस पे प्राइस चार्ज किया जाता है, तो इसके भी कारपेट एरिया के बेसिस पे ही चार्ज किया जाएगा। ये बात आपको सेक्शन नंबर 2 ऑफ द एक्ट में दिख जाएगी, पेज नंबर 2.16 पे लिखी हुई है, ठीक है। कारपेट एरिया के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ जो हमारा एडवांस अमाउंट है वो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही सेम आंसर नीचे भी आईसीए ने दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट वाली जो ये 10% वाली बात है ये आपको पेज नंबर 2.16 पे दिख जाएगी, ठीक है। तो 2.16 पे यही बात लिखी हुई है आपकी, नहीं सॉरी, ये 2.16 पे तो आपको कारपेट एरिया की डेफिनेशन मिल जाएगी, और ये वाली जो 10% वाली बात लिखी हुई है ये सेक्शन नंबर जो है 13 में मिलेगी, और 2.38 पेज नंबर है वहाँ पर मिल जाएगी। अगर फिलहाल मैं आईसीए का आंसर आपको दिखा दूँ फटाफट से, तो आईसीए के आंसर में ये लिखा हुआ है कि कारपेट एरिया के बेसिस पे होता है, और कारपेट एरिया इसका 68 था और 30,000 रुपीज़ था, तो 20.40 लाख इसकी वैल्यू हो गई, और 10% इसका 2.04 लाख हो गया, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो ये आता है कि द रियल एस्टेट रेगुलेशन द रेरा एक्ट 2016 इम्पोजेज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, और इनमें से कौन सी फंक्शंस को उसने फॉलो नहीं किया। तो मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था, देखो सबसे पहले तो उसके फंक्शंस पूछे हैं, तो रियल एस्टेट एजेंट के जो फंक्शंस पूछे मैं आपको बता दूं ये सेक्शन नंबर 10 में कवर हैं, और सेक्शन नंबर 10 आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2.34 पे। पेज नंबर 2.34 पे पहले तो आप फंक्शंस लिख देना। उसके अलावा इसने क्या गलत किया वो भी ऑलरेडी मैंने केस स्टडी पढ़ रहा था तो मैंने आपको बता दिया था कि अब बिना रजिस्टर्ड हुए उसने उसका घर बेच दिया, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी होती है रियल एस्टेट एजेंट्स की कि ये उन्हीं लोगों के घर बिकवाएंगे जो लोग रजिस्टर्ड हैं अंडर द अथॉरिटी, अगर वो उन लोगों को रजिस्टर्ड होना पड़ता है एज पर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द रेरा एक्ट। तो यहाँ पर SHPL को होना था, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन से पहले इन्होंने उसके घर बिकवाने शुरू कर दिए, तो यहाँ पर इन्होंने ये गलत काम किया और इनको पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा केस खत्म होता है, ये वाला केस स्टडी खत्म होती है ये वाली। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर बता दिया है और उसके पेज नंबर्स भी बता दिए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।